Hello everyone, myself Dr. Primita Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम स्टडी करेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम स्पेशली फोकस करेंगे केल्विन साइकिल पर, यानी कि C3 साइकिल पर। फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत एसिमिलेटरी पार्ट्स का सिंथेसिस होता है, यानी कि ATP और NADPH2 बनते हैं। डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये लाइट पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में ही ATP और NADPH2 का सिंथेसिस होता है, जो ये डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है। ब्लैकमैन ने 1905 में ही ये बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन भी होती है, इसीलिए इस डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट बना रही है, डिफरेंट ग्लूकोज बना रही है, इसीलिए इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। बैशम ने 1959 में रेडियोएक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से पत्तियों में RUBP यानी कि राइबोलोज बायफॉस्फेट, फॉस्फोग्लाइसिडिक एसिड और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा की स्टडी की, और उन्होंने ये पाया कि RUBP की मात्रा डार्क रिएक्शन में, डार्क पीरियड में RUBP की मात्रा एकदम से कम हो जाती है और फॉस्फोग्लाइसिडिक एसिड की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हुए फॉस्फोग्लाइसिडिक एसिड का उत्पादन कर रही है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लाइसिडिक एसिड, उसको बना रही है। इसीलिए यहाँ पे RUBP जो है इसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है और फर्स्ट प्रोडक्ट बनाती है 3-फॉस्फोग्लाइसिडिक एसिड। अब क्योंकि यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसिडिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन ने 1959 में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए एक पाथवे की डिस्कवरी की, जिसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। अब क्योंकि इस साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। इसी प्रकार से 1970 में हैजस्लैट ने एक और पाथवे की डिस्कवरी की, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की, जहां पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड ना होकर के 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए उस साइकिल को C4 साइकिल भी कहा जाता है। C4 साइकिल को क्योंकि हैजस्लैट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैट साइकिल भी कहा जाता है। इसी तरह से एक और साइकिल पाई जाती है, एक और साइकिल की डिस्कवरी हुई, जिसे कहा जाता है कैम साइकिल, जिसका फुल फॉर्म है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। ये क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर्स में ये साइकिल पाई जाती है। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन ये थोड़ी सी C4 साइकिल से डिफर करती है। इस प्रकार हम यहाँ पे डार्क रिएक्शन के अंतर्गत इन तीनों साइकिल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, केल्विन साइकिल, हैच-स्लैट साइकिल एंड कैम साइकिल। इससे पहले RUBP के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। RUBP डुअल नेचर शो करता है, यानी कि 2 नेचर शो करता है। वो डिपेंड करता है, उसका नेचर डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है या ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। एक एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम, रुबिलोज बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। यहाँ पे C और O जो है, C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये एंजाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो ये RUBP इससे कंबाइन होकर के कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है
तो ये RUBP ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है तो ये C3 साइकिल में एंटर करेगा और C3 साइकिल में एंटर करते हुए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनाएगा। लेकिन अगर उसके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ये RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा और ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा C2 साइकिल में। यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 2 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, इसलिए इस साइकिल को कहा गया है C2 साइकिल। इसे फोटो रेस्पिरेशन भी कहा जाता है या फिर इसे वारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी डिस्कवरी वारबर्ग ने की थी। ये जो वारबर्ग इफेक्ट है या फोटो रेस्पिरेशन है ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस है। ये वेस्टफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एक तो ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को इनहिबिट करता है, दूसरा ये एसिमिलेटरी पावर्स को भी यूटिलाइज कर लेता है विदाउट एनी सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बिना किसी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन के ये ATP और NADPH2 को भी यूटिलाइज कर लेता है और इससे कोई सार्थक प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसलिए इसे वेस्टफुल प्रोसेस भी कहा गया है। नाउ C3 साइकिल। C3 साइकिल को केल्विन बेंसन पाथवे भी कहा जाता है या फिर केल्विन साइकिल भी कहा जाता है और रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी केल्विन ने 1951 में की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। केल्विन साइकिल को हम 3 स्टेप्स में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, सेकेंड रिडक्शन एंड थर्ड रीजनरेशन ऑफ RUBP। RUBP इज राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं ये C3 साइकिल, यहाँ पे हम देख रहे हैं RUBP है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ से स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो रही है तो RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, एक मॉलिक्यूल RUBP का, तो यहाँ पे जो सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा वो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि काफी अनस्टेबल होता है और वो अनस्टेबल होता है तो वो तुरंत ही ब्रेकअप होकर के 3 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो बन रहा है ये है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है लेकिन 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ रहे हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पे ATPs यूटिलाइज होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे 2 ATPs यूटिलाइज होंगे और 2 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ADP में और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप दोनों मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा और ये बन जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये भी इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब इस एसिड का रिडक्शन होगा एल्डिहाइड में। सेकेंड स्टेप रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन जब हो रहा है तो यहाँ पे 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से बन रहा है 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और इस रिडक्शन में यूटिलाइज हो रहा है NADPH2। NADPH2 जो हमारे लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था, ये ATP और NADPH2 दोनों की दोनों एसिमेट्री पावर्स है जिनको हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के तो यहाँ पे भी 2 NADPH2 यूटिलाइज होंगे। 2 NADPH2 यहाँ पे बन जाएंगे 2 NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे बनाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी कम हो रहा है तो यहाँ पे एक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मिला है 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3-फॉस्फो
ग्लाइसरॉल्डिहाइड के। ये 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड को ट्रायोस फॉस्फेट शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से आगे डिफरेंट टाइप्स के शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं हम। थर्ड स्टेप है हमारा रीजनरेशन ऑफ RUBP, यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। फिर से RUBP का बनना, क्योंकि ये साइकिल इस तरह से चलती रही, क्योंकि एक साइकिल की तरह कंटिन्यूस चल रही, इसलिए हम इसको साइकिल कह रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ पे RUBP जैसा कि हमने कहा ये 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 3-फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड के मीन्स 2 मॉलिक्यूल से 6 कार्बन। उन 6 कार्बन में से 5 कार्बन यूटिलाइज हो जाते हैं RUBP बनाने में, और 1 कार्बन चला जाता है ग्लूकोज बनाने में। पहले RUBP बनाने में जो यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पे RUBP में 2 फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पे फॉस्फेट आएगा हमारा ATP से। ये ATP फिर से हमने लाइट रिएक्शन से लिया है, ATP कन्वर्ट होता है ADP में, और यहाँ पे बन जाता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो इस तरह से रीजनरेशन हो गया RUBP का। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक साइकिल में, इस साइकिल में सिर्फ सिंगल RUBP को के कार्बोक्सिलेशन से जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है, वो ग्लूकोज का एक ही कार्बन यहाँ पे अभी तक आया है, जबकि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए हमें इस साइकिल को 6 टाइम्स रन करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। तो जब हम एक बार टर्न कर रहे हैं, एक सिंगल टर्न में यहाँ पे हमारे कितने ATPs यूटिलाइज हो रहे हैं? 2 ATP यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, और 1 ATP रीजनरेशन ऑफ RUBP के दौरान यूज हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे 3 ATPs का यूटिलाइजेशन हो रहा है और साथ में 2 NADPH2 यूज हो रहे हैं। तो सिंगल टर्न में हमारे जो एसिमिलेटरी पार्ट्स यूज हो रही है वो है 3 ATPs एंड 2 NADPH2 यूटिलाइज हो रहे हैं। तो हमें एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 टर्न्स लेने हैं, तो हमें इसके लिए कितने ATPs और NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी? इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से यहाँ पे हो जाएगा 3 6 18, तो यहाँ 18 ATPs और 12 NADPH2 यूटिलाइज होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केल्विन साइकिल में 3 स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, और ये सिंगल RUBP के कार्बोक्सिलेशन से हमें सिर्फ 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है। तो हमें कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए इस साइकिल को 6 टाइम्स रन करना पड़ेगा। तो ये हमारी केल्विन साइकिल इस तरह से चलती रहती है, और इस केल्विन साइकिल में 18 ATPs और 12 NADPH2 का यूटिलाइजेशन होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यहाँ पे केल्विन साइकिल का डिटेल पाथवे बताया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, और राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड ऑन द अर्थ। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, अर्थ पर जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो है राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलेशन होगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है वो है रुबिस्को, यानी कि RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यहाँ पे ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलेशन होकर के इसका ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। जैसा कि हमने कहा था 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, वो तुरंत ही ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो कार्बोक्सीम्यूटेज है। ये एंजाइम कैटलाइज करता है 6 कार्बन कंपाउंड के तुरंत ही ब्रेक कर देता है 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पे हम 6 मॉलिक्यूल्स लेते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे बनेंगे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये फिर 3 PGA काइनेज एंजाइम से ये बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड।
यहाँ पे 12 ATPs यूटिलाइज होंगे क्योंकि यहाँ पे 12 3PGA के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए यहाँ पे 12 ही ATPs यूटिलाइज होंगे। फिर ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का होता है रिडक्शन 3-फॉस्फोग्लाइसरेलियाइड में, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है। ये 12 NADPH2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के 12 NADP बना रहा है, और यहाँ पे साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप थे इसमें 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरैल्डिहाइड में। इसके भी 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 3-फॉस्फोग्लाइसरैल्डिहाइड जो है ये आइसोमेरेज रिएक्शन के द्वारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना लेता है। ये ट्रायस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ काम करेगा। और ये 3-फॉस्फो, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है 3PGL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इंटरकन्वर्टेबल है रिवर्सिबल रिएक्शन से। 3PGL फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं। ये रिएक्शन जा रही है एल्डोलेज की मदद से, ये होगा फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर इससे हेक्सोस मॉलिक्यूल बनेगा, मीन 6 कार्बन कंपाउंड्स बनेंगे जो कि ग्लूकोज हो सकते हैं, सुक्रोज हो सकते हैं, फ्रक्टोजेस हो सकते हैं, या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं जैसे कि सेलुलोज या पैक्टिन्स भी बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे हम चलते हैं। ये यहाँ तक जो रिएक्शन है ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इस केल्विन साइकिल के इस हिस्से को हम डिवाइड कर सकते हैं। इस हिस्से को कहा जा सकता है कि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो रहा है। अब इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो RUBP के रीजनरेशन के लिए होगी, मीन्स फिर से RUBP मॉलिक्यूल बनाने के लिए होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3PGAL यानी कि 3-फॉस्फोग्लाइसरैल्डिहाइड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर के बनाता है, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, एथ्रोस 4-फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और एक मॉलिक्यूल बनाएगा ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ये 6 कार्बन कंपाउंड, 3PGL ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो टोटल 9 कार्बन कंपाउंड होगा, 9 कार्बन हो गए। 9 कार्बन में से 4 कार्बन एथ्रोस 4-फॉस्फेट में और 5 कार्बन ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट बनाने में यूटिलाइज हो गए। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, 3PGL जो है एथ्रोस 4-फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर के ट्रांस एल्डोलेज यहाँ पे एंजाइम एक्टिव है जो कि इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। एथ्रोस 4-फॉस्फेट और 3PGL से बनेगा फिर सीडोहेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट, ये 7 कार्बन कंपाउंड यहाँ बन रहा है, 4 और 3 कार्बन इसके, तो 7 कार्बन कंपाउंड बन रहा है सीडोहेप्टुलोज 1,7-डाइफॉस्फेट। फिर यहाँ पे इसका फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करते हुए एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और बनाएगा सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, ये भी 7 कार्बन कंपाउंड है। सीडोहेप्टुलोज फिर ये है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के द्वारा, यहाँ पे भी 3PGL और सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के द्वारा 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट और राइबोज 5-फॉस्फेट, ये दोनों के दोनों ही 5 कार्बन कंपाउंड है। राइबोज 5-फॉस्फेट आइसोमराइजेशन के द्वारा राइबोलोज 5-फॉस्फेट बना लेगा, यहाँ पे एंजाइम है राइबोज फॉस्फेट आइसोमरेज, और ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट भी इपिमेरेज एंजाइम के द्वारा राइबोलोज फॉस्फेट इपिमेरेज एंजाइम के द्वारा ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट बना लेगा। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है, हमें फिर से राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट बनाना है, तो यहाँ पे काइनेज एंजाइम की मदद से राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट बनेगा, और यहाँ पे भी हमारे 6 ATPs यूटिलाइज होंगे क्योंकि हमें एक और फॉस्फेट चाहिए, तो यहाँ पे फिर से 6 ATPs यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इस तरह से ये केल्विन साइकिल रन करती है। केल्विन साइकिल को मोटे तौर पे हम कहा जा सकता है कि यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, दूसरे पार्ट में RUBP फिर से बन रही है। तो यहाँ पे इस पूरी साइकिल में, इस पूरी केल्विन साइकिल में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होते हैं, और ये साइकिल 6 टाइम्स रन करेगी तब जाकर के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारे
कितने ATPs यूटिलाइज हो रहे हैं? 18 ATPs और 12 NADPH2 यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे कैल्विन साइकिल फिनिश होती है। थैंक यू।